होम्योपैथी चूँकि यह समाज कल्याण का बहुत सस्ता माध्यम हो सकता है, इस नाते थोड़ा-सा सेवा का भाव लाएँ और ओरिजिनल होम्योपैथी जो वास्तव में हनीमैन ने जिस तरह से निर्देश दिए हैं, उस पर थोड़ा-सा काम करें। नमस्कार, मैं रोहित, आप देख रहे हैं बिहारी कदम। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वैसे व्यक्ति, वैसे शिक्षक, जिनको भारत इस रूप में देखता है, जिनकी लेखनी भारत की संसद में, कई विधानसभाओं में गूंजा, इनके कई फीचर ऐसे हैं, कई पुस्तक ऐसे हैं जिनको देश पढ़ता है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विरोध में और आज़ादी बचाओ आंदोलन के महत्वपूर्ण भूमिका में रह चुके हैं, जिनका नाम है संत समीर। सर, बहुत-बहुत बिहारी कदम पर आपका स्वागत है। नमस्कार। सर, आज हम लोग बात करने वाले हैं होम्योपैथी को लेकर। सर, भारत में होम्योपैथी को लेकर खास करके भारत का ऐसा आबादी जो गाँव देहात में रहता है, वो होम्योपैथी को लेकर सर अनजान है। पहले होम्योपैथी है क्या सर, उनके बारे में थोड़ा-सा आप बताते हैं? असल में होम्योपैथी बड़े दिलचस्प ढंग से पैदा हुई। जर्मनी में थे 18वीं शताब्दी में हनीमैन नाम के एक एलोपैथ डॉक्टर थे। मतलब डॉक्टर वो एलोपैथ थे और बहुत बड़े डॉक्टर थे, उनके पास लाइन लगती थी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो डॉक्टर बहुत ज़्यादा मशहूर होता है, तो बहुत साल तक लोग पारिवारिक एक तरह से चिकित्सक जैसा बना लेते हैं। तो सालों-साल उसी डॉक्टर के पास इलाज कराने आते हैं। तो उनके पास भी ये स्थितियाँ थीं, लेकिन उन्होंने एक अनुभव किया कि जिनका उन्होंने 8-10 साल तक, 15 साल तक इलाज किया था, तो उसमें कई लोग ख़ास तौर से जो चर्म रोग का इलाज किया था, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे आए, जो दमा जैसी बीमारी के शिकार थे। तब इनको ताज्जुब हुआ कि ऐसा क्यों है कि मैंने जिन लोगों का अंग्रेज़ी दवाओं से चर्म रोग ठीक किया, मलहम वगैरह दे दे के ठीक किया, इंजेक्शन वगैरह से ठीक किया, इनमें से काफ़ी लोग जो है दमा जैसी बीमारी के शिकार हैं। तो उनका दिमाग दूसरे तरह से सोचना उन्होंने शुरू किया, तो पता ये चला कि ये दरअसल एलोपैथी में कोई दवा ऐसी है ही नहीं जो बीमारी को पूरी तरह क्योर करती हो, पूरी तरह से ठीक नहीं करती है। वो कहीं से सप्रेस कर देती है, दबा देती है, उसका रूट बदल देती है और बीमारी जो है कुछ दिन बाद अपने को मजबूत करती है और किसी दूसरे रूप में पैदा होती है। तो ये महसूस करने के बाद उनको अपराध बोध महसूस होने लगा। उनको लगा और बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने फिर प्रयोग किए तो सब में वही बात निकली। तो उनको अपराध बोध हुआ और एक तरह से कहिए कि जर्मनी में रहने वाला आदमी भारतीय ऋषियों जैसा था उसका स्वभाव। तो अपराध बोध के नाते उन्होंने अपना चिकित्सा का धंधा जो है छोड़ दिया। तो कुछ दिन बाद उनके मित्रों ने जो डॉक्टर मित्र थे उन्होंने कहा कि भई ऐसा क्यों कर रहे हो? ये तो हमारा व्यवसाय है और तुम खाओगे क्या? कमाओगे कैसे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे लगता है कि मैं लोगों को ठीक नहीं कर रहा हूँ और ये मुझे अपराध बोध होता है इससे। फिर उन्होंने जीविका चलाने के लिए जो अंग्रेजी का मैटेरिया मेडिका था उसका अनुवाद करना शुरू किया। तो अनुवाद के दौरान उनको एक ऐसी दवा मिली जो बहुत साधारण थी, हर तरफ इस्तेमाल होती थी बहुत ज़्यादा और वो थी कुनैन, सिनकोना। तो उन्होंने देखा कि मैटेरिया मेडिका में एक जगह लिखा हुआ है कि अगर स्वस्थ आदमी ये सिनकोना खा ले तो उसको मलेरिया जैसा दिखने लगता है। तो उनको अजीब लगा कि भई मलेरिया की तो ये दवा है और साफ स्वस्थ आदमी खाने लगे तो फिर पता चला मलेरिया हो जाए उसको। तो उन्होंने करके देखा, बात सही निकली और फिर उन्होंने देखा कि सारी दवाओं के साथ यही स्थिति है। फिर उनको लगा, वो रहस्य समझ में आया कि क्यों आखिर एलोपैथी की दवाएँ साइड इफ़ेक्ट करती हैं, बीमारी को पूरी तरह से ठीक नहीं करती हैं। फिर वो पोटेंटाइज़ करने की तरफ बढ़े, होम्योपैथी का वहाँ से जन्म हुआ, उनको वो चीज़ रहस्य समझ में आ गया। फिर उन्होंने दवाओं का सूक्ष्मीकरण जिसको कहते हैं, उनकी मात्रा को घटा देना, लगभग खत्म कर देने जैसा करना, वो चीज़ किया। फिर समझ में आया कि अब इस तरह से बीमारी पूरी तरह ठीक हो सकती है। तो होम्योपैथी से शुरू में तो बहुत हाई पोटेंसी को नहीं जा सकते थे, क्योंकि होम्योपैथी का सामान्य लोगों को पता नहीं होता। होम्योपैथी में जब पोटेंसी बढ़ती है, यानी पोटेंसी 6 वो आमतौर पे 630 से ज़्यादा तो जा ही नहीं पाए, लेकिन आज हम 200, 1 एम, 10 एम, 1000, 10,000 पावर की दवाएँ इस्तेमाल करते हैं और भी ज़्यादा आगे जाते हैं। तो यहाँ तो 10 पोटेंसी तक जाते-जाते दवा लगभग खत्म हो जाती है। लगभग क्या, पूरी तरह से दुनिया का कोई भी सूक्ष्मदर्शी होम्योपैथी दवा से एक भी परमाणु दवा का नहीं तलाश सकता। अब सोचिए आप, मतलब मॉडर्न मेडिकल साइंस हो या विज्ञान हो, कोई नहीं सिद्ध कर सकता कि होम्योपैथी की शीशी में कोई दवा है। उसमें अल्कोहल दिखाई देगा या पानी अगर बेस होगा तो पानी दिखाई देगा और कुछ नहीं मिलेगा। इसी नाते बल्कि जो आधुनिक विज्ञान के लोग हैं
वो अक्सर ये कह देते हैं, आजकल के डॉक्टर, आधुनिक डॉक्टर जो कह देते हैं कि होम्योपैथी सिर्फ़ मनोवैज्ञानिक असर करती है, इसमें दवा तो होती ही नहीं है। तो ये कैसे असर कर सकती है? तार्किक रूप से ये बात ठीक लगती है, मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था। लेकिन अपनी मुश्किलों की वजह से मुझे सीखना पड़ा, अपनी इलाज की स्थिति खुद बनानी पड़ी। तो मुझे ये रहस्य समझ में आया कि विज्ञान जैसा हम लोग देखते हैं सामने, सिर्फ़ वैसा नहीं है। स्थूल विज्ञान हम देखते हैं, लेकिन विज्ञान का एक दूसरा पक्ष भी है, दूसरा साइड है, दूसरा पहलू है, जो ज़िंदगी के कई नए नए सिरे खोलता है। इसी नाते होम्योपैथी पढ़ने वाला अक्सर थोड़ा-सा भावनात्मक हो जाता है, थोड़ा संवेदनशील हो जाता है और जीवन को थोड़ा-सा दूसरे ढंग से देखने समझने लगता है। तो होम्योपैथी का जन्म इस तरह से हुआ, हनीमैन ने इस तरह से तलाशा और अपने समय में उन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियाँ जो हैं होम्योपैथी से ठीक कर दी। तो ये सामान्य सा होम्योपैथी के जन्म की जो कथा है। भारत में सर होम्योपैथी को लेकर के सर जो दवाएँ बनती है, जो उपचार के लिए लाए जाते हैं, उसमें सर जड़ी-बूटी होता होगा, तो मतलब भारत में कहाँ पाया जाता है, किस तरह का होता है दवा के लिए? असल में होम्योपैथी में यह चीज़ एक दिलचस्प है कि इसमें किसी भी चीज़ की दवा बनाई जा सकती है। अब ये बात अलग है कि दवा के गुण उसमें आते हैं कि नहीं आते हैं, वो बाद में परीक्षण करने पर पता चलता है। मतलब आप तमाम जड़ी-बूटियों की भी दवा बना सकते हैं और तमाम ईंट-पत्थर तक की बना सकते हैं। यहाँ तक कि पोटेशियम साइनाइड जो संसार का सबसे ज़्यादा ज़हरीला पदार्थ माना जाता है कि आप सुई की नोक के बराबर भी जीभ पे पड़ जाए तो आपके प्राण पखेरु समझिए उड़ जाएँगे, तो ज़िंदा कोई नहीं बचेगा, लेकिन उससे भी होम्योपैथी दवा बनाई जा सकती है। तो लेकिन दवा बनाने के बाद यहाँ दिलचस्प है, पहले बीमारी के बाद दवा नहीं बनाई जाती, यहाँ दवा पहले बना दी जाती है, फिर बीमारी पर इस्तेमाल की बारी आती है। यहाँ मामला उल्टा है। एलोपैथी में हम बीमारी के हिसाब से रिसर्च करते हैं, फिर उस हिसाब से तत्वों का संयोजन करते हैं, कंपोज़िशन बनाते हैं, दवा तैयार करते हैं, पहले जानवरों पे परीक्षण करते हैं और चीज़ों पर करते हुए फिर आदमी के ऊपर ले आते हैं। लेकिन होम्योपैथी में कोई भी दवा बनाने के बाद शर्त यही है कि आदमी पर ही परीक्षण करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों से हम दवा बना सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। बस इसके बाद स्वस्थ लोगों पर परीक्षण किया जाता है, अगर उसमें कोई सिम्पटम दिखाई देते हैं, लक्षण आते हैं, तो फिर माना जाता है कि हाँ, ये बीमारी की दवा हो सकती है। और इसी में आप ये समझ सकते हैं कि इसके परीक्षण का तरीका जो है, मान लीजिए 100 लोग या 10 लोग स्वस्थ लोगों को हमने एक मानक पर स्वस्थ लोगों को चुना। इसके बाद उनको ख़ास तरीके से होम्योपैथी की पोटेंटाइज़ दवा देनी शुरू की। मान लीजिए 30 पोटेंसी है, देनी हमने शुरू की। महीने, 2 महीने, 3 महीने एक ड्यूरेशन तय करके वो दवा दी और जब सब में एक जैसे लक्षण अगर आने लगें, मान लीजिए कि सबका सिर दर्द होने लगा और सबका सिर दर्द 4 बजे है, सिर दर्द होने लगा, तो आपको सोचना पड़ेगा बाकी लोगों को नहीं हो रहा है और जिनको ये दिया जा रहा है सबको सिर दर्द हो रहा है। इसका मतलब ये दवा की वजह से। अगर किसी एक को नहीं आया 100 में से, तो हो सकता है कुछ परेशानी रही हो माही मानक पे हम नहीं जान पाए हों, लेकिन अगर ज़्यादा 90% 99% को आ रहा है, इसका मतलब मानना पड़ेगा कि ये इस दवा के डोज़ की वजह से है। और उसमें भी 4 बजे शाम को आने लगा, वो भी नोट किया जाएगा और दिन में कब बढ़ता है, कब घटता है, ये सारी चीज़ें नोट की जाएँगी। उसकी वजह से भूख-प्यास में कोई फ़र्क पड़ जाता है, वो दर्ज किया जाएगा। तो जो-जो सारे लक्षण एक जैसे होंगे सब में, वे मान लिए जाएँगे कि इन लक्षणों को यह दवा देने पर अगर ये लक्षण किसी बीमारी में आते हैं, तो ये दवा दे दी जाए तो वो उसको ठीक करने लगेगी। तो ये साधारण-सा इसका तरीका है, तो बेहद आसान है होम्योपैथी में दवा बनाना, बेहद आसान है परीक्षण करना, लेकिन सरकारें अगर थोड़ा भी सहयोग कर दें, तो मैं समझता हूँ बहुत कठिन बीमारियों की बड़ी आसान दवाएँ बन जाएँगी। आप तो सर इसका सफल प्रयोग किए हैं, लेकिन आज के समय में अंग्रेजी जो उपचार है, जो दवाएँ चल रही है, उसकी अपेक्षा ये कितना कारगर है सर? असल में कारगर तो बहुत है इसमें 1-2 भ्रम भी हैं इस मामले में। जैसे अभी मैंने सुना बहुत बड़े डॉक्टर अंग्रेज़ी एलोपैथी के, तो वो तो बाकायदा अभियान चला रहे हैं कि होम्योपैथी कुछ नहीं है, ये सब फालतू है। इसमें सब मनोवैज्ञानिक वो है, केवल प्लेसिबो है, कोई असर नहीं होता है। लेकिन ऐसे लोग दरअसल हो सकता है अच्छे हों अपने तरीके से, लेकिन होम्योपैथी को समझा नहीं, जाना नहीं, केवल इस तर्क पर कि जब जिसमें दवा है ही नहीं, तो वो कैसे असर कर सकती है। लेकिन अब ऐसे लोगों को नहीं पता कि क्वांटम फिज़िक्स भी कोई चीज़ है जो अब हम मानने लगे हैं, पहले तो मज़ाक लगता था। तो ये चीज़ें हैं। अब मैं जो है इस मामले में एक सीधा-सीधा कहिए कि चुनौती आप कह लीजिए, चैलेंज कहिए या परीक्षण का एक तरीका हो सकता है जो आसानी से आप जान सकते हैं कि नहीं होम्योपैथी जो है असर करती है। और कई मामलों में एलोपैथी में जब सर्जरी बता दी जाती है कि शल्य चिकित्सा करनी ही पड़ेगी, सर्जरी करनी ही पड़ेगी, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, वैसी स्थितियों में मेरे ख्याल से 90% मामलों में होम्योपैथी ऑपरेशन से बचा सकती है।
हाँ, कुछ मामलों में जैसे आपका अचानक हाथ कट गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तुरंत जो है आपको अस्पताल ले जाना चाहिए। और वहाँ भई जो एलोपैथी में है, उसने वो महान योगदान दिया है कि आप इमरजेंसी में उसने अद्भुत काम किया है। लेकिन उससे यह नहीं मानना चाहिए कि एलोपैथी ठीक कर रही है, इमरजेंसी में भी वो ठीक नहीं करती है। वो केवल ऐन वक़्त पर कुछ गाँठ जोड़ करके बचाने की प्रक्रिया है। कि आपको कुछ रसायन, कुछ चीज़ें बैंडेज कर दिया और सारी चीज़ें बाँध दी, कुछ दवाएँ दी, किसी तरह खून रोका या अंग कोई डिस्टर्ब है उसको काट के फेंक दिया, कुछ भी किया। लेकिन ये क्योर करना नहीं है। अंत में ये हो भी जाए तो भी इसके बाद आप या उसके साथ भी होम्योपैथी की मदद लें, तो जो घाव आपका 2 महीने में पूरा होने वाला है, वो शायद 15 और दिन या 1 महीने में ये पूरा कर देगा। हड्डी कोई टूट गई हो, जो डॉक्टर बता रहा हो कि 3 महीने ये ठीक होगी, उसके साथ आप होम्योपैथी की कुछ दवाएँ दे दीजिए, तो 3 महीने नहीं, वो 1 डेढ़ महीने में सारा मामला ठीक हो जाएगा। तो यहाँ है इमरजेंसी के लिए मैं मानता हूँ कि एलोपैथी ज़रूर जाना चाहिए। कुछ मामलों में उसकी ज़रूरत सख्त रूप से पड़ सकती है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में जिसमें हम समझते हैं कि एलोपैथी की ही ज़रूरत है, उसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि कैंसर जैसे मामले, अस्थमा के मामले थायराइड वगैरह तो मज़ाक-मज़ाक में ठीक हो जाते हैं होम्योपैथी में। पथरी वगैरह के मामले बिल्कुल बल्कि इसमें मैं यही कहता हूँ, जिनको पहले विश्वास करना हो क्योंकि आस्था की वजह से अगर आप किसी पद्धति को मानते हैं, तो आस्था जो है वो प्रमाण नहीं है सत्य का। भई हम होम्योपैथी का हम वो मान के चलते हैं, तो लेकिन आस्था के रूप में तो हम होम्योपैथी की वकालत करेंगे। लेकिन उससे होम्योपैथी सत्य नहीं हो जाएगी, ठीक है? सच तो सच ही होता है। इसलिए उसका पहले परीक्षण करना चाहिए। और परीक्षण का क्या है कि कोई भी अननोन होम्योपैथी एक ऐसी चीज़ है, जिसमें आप बीमारी के लिए दवा नहीं बता सकते हैं, क्योंकि लक्षण देखने पड़ते हैं। फिर भी मैं 2-4 चीज़ों के नाम ले सकता हूँ, जिसमें कोई अनजाना आदमी भी परीक्षण करके देख सकता है। जैसे, कहीं भी शरीर में जैसे पैरों में गट्टे हो जाते हैं, गोखरू, कॉर्न, तो कॉर्न जो हो जाते हैं, जो दर्द करते हैं, कभी-कभी नहीं भी करते हैं, लेकिन आप वो कड़क-कड़क हो जाता है, आप काटते रहिए, फिर होता रहता है। ऑपरेशन करा दीजिए, फिर हो जाता है। समझ रहे हैं ना? अब यहाँ साफ है कि किसी मनोविज्ञान से यह ठीक नहीं हो सकता। आपको पता है एलोपैथी की कोई दवा ठीक नहीं कर सकती, ऑपरेशन एक तरीका है। ऐसे में आप कुछ नहीं होम्योपैथी की एंटीम क्रूड ज़्यादातर 99% मामलों में इसी नाते ये दवा बता सकता हूँ कि उसके सिम्पटम कुछ ऐसे हैं कि 99% मामलों में एंटीम क्रूड और 30 भी नहीं कहता, 30 आप देंगे काम होगा ही, मैं तो कहता हूँ 200 दे दीजिए। 30 में ही 10 पोटेंसी पर ही मैंने कहा कि इसमें दवा की कोई मात्रा नहीं मिलती है क्योंकि बनाने का जो तरीका है अगर इसमें बात होगी तो मैं बताऊँगा कैसे ये बनाया जाता है, आपको मज़ाक लगेगा। लेकिन बनाने के तरीके के नाते 200 पर दवा का कोई अंश मिलने का सवाल ही नहीं है। सिर्फ़ पानी या अल्कोहल, तो वही मिलेगा। लेकिन उसकी बस कुछ नहीं हफ़्ते में आपको 2 बूँद टपकानी है जीभ पर और पता चलेगा 15-20 दिन में, 1 महीने में आपके गट्टे गायब हो गए। ऐसे शरीर पे मस्से हो जाते हैं छोटे-छोटे, जो मस्से हो जाते हैं, लटकते रहते हैं नरम-नरम। ज़्यादातर मामलों में करीब-करीब 80% मामलों में केवल थूजा 30 या 200 देने से ठीक हो जाते हैं। हाँ, कुछ में है आपने छुआ और ब्लड निकलने लगा, क्योंकि उनके भी तो अपने वो होते हैं ना अलग-अलग किस्म के, तो उसमें नाइट्रिक एसिड देना पड़ेगा, 1-2 दवाएँ हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर में आप पूजा से ही काम चला लें। होम्योपैथी को लेकर सर खास करके गाँव इलाके में, देहात इलाके में बहुत भ्रम फैला हुआ है। होम्योपैथी को लेकर कोई इलाज कराना चाहे, इसकी ओर उपचार की ओर अगर बढ़े, तो सर उसके नाम पर कुछ दूसरा कुछ दिया जाता है ताकि उपचार सही समय हो हाँ, पाता ये है। इसे कैसे बचा जा सकता है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और आजकल तो और भी समस्या है, उसकी वजह ये है कि देखिए एक समय था कि होम्योपैथी में दिलचस्पी रखने के नाते कोई होम्योपैथ बनता था। वो चाहे मेडिकल साइंस की पढ़ाई करे या ना करे। होम्योपैथी में ऐसे भी लोग रहे हैं जिन्होंने मेडिकल साइंस की पढ़ाई नहीं की और बहुत अच्छे डॉक्टर हुए हैं। और बहुत सारे लोगों ने बाद में जब ये इसका कोर्स वगैरह ये सब सिलेबस वगैरह हुए और मेडिकल कॉलेज खुले तो पढ़ाई उस तरह से होने लगी। तो बाद के दिनों में क्या हुआ है कि लोगों की रुचि जिसमें पैसा मिले उस तरफ है। तो एलोपैथी की तरफ जाना जो है वो पहला उद्देश्य, जो भी मेडिकल की पढ़ाई करता है, एमबीबीएस होना चाहता है। अब एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ, तब वो मजबूरी में बीएचएमएस या आयुर्वेद की तरफ इस तरह से आया। तो ऐसे ज़्यादातर लोग जो है उनको विश्वास नहीं होता, उनके मन में होम्योपैथी के प्रति वो चीज़ नहीं है, जानकारी नहीं है। तो इस नाते ऐसे लोग जब आते हैं, कुछ लोग तो कुछ पढ़ते-लिखते जान जाते हैं, समझने लगते हैं और वो फेथ करने लगते हैं और गहराई तक उतरते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं, उनको लगता है मजबूरी में यही करना है और गहराई की जानकारी है नहीं, लक्षण पकड़ने आ नहीं रहे हैं, तो वो जैसे
गुटिका बटी टेबलेट ढेर सारे, 4 पुड़िया ये बनाई, 2 पुड़िया वो बनाई, 2 सीसी ये लिख दी, कोई एक कंपोजिशन लिख दिया, कॉम्बिनेशन लिख दिया, इस तरह से चीजें करने लगते हैं। तो ऐसे लोग जो है हल्की-फुल्की बीमारियों में तो 4 दवा दे दी, एक किसी ने काम कर दिया, काम हो गया। लेकिन कई बार दवाएँ कंट्राडिक्ट भी करती हैं, ये तरीका सही नहीं है। तो बिना परीक्षण के आप कंपोजिशन या कॉम्बिनेशन देना ये गलत है होम्योपैथी में। कॉम्बिनेशन आप बनाइए लेकिन उसका परीक्षण कर लीजिए। अगर वो आता है भाई 4 दवाओं के मिले रूप में, हो सकता है उसका गुण मिला-जुला दूसरा हो जाए, ठीक है? बिल्कुल नई चीज़ पैदा होने लगे। भई हम हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, अलग-अलग गुण दिखाते हैं, दोनों मिलने के बाद तो पानी का गुण दिखने लगता है। तो ऐसे ही कोई कॉम्बिनेशन जो है, हो सकता है नया गुण दिखाई देने लगे। तो यहाँ सावधानी रखनी चाहिए, लेकिन आजकल ये एलोपैथी स्टाइल में, और मरीज़ की भी स्थिति ये है कि वो जो है समझता है कि जब तक डॉक्टर साहब 4 पुड़िया ना दें तो दवा कैसी? क्योंकि उसकी ट्रेनिंग भी एलोपैथी के हिसाब से हुई है। इस नाते वो भी चाहता है और डॉक्टर भी बेवकूफ़ बना रहा है, फीस तगड़ी-तगड़ी रख रहा है। तो यह स्थिति जो है होम्योपैथी के लिए एक तरह से नुकसानदेह है, और इससे होम्योपैथी की स्थिति थोड़ी खराब होती है। आनुवांशिक रोग को लेकर सर, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो रोग जाता है, होम्योपैथी उसको सर कैसा देखता है? इसका उपचार कैसा हो सकता है? आनुवंशिक मामलों में एक तो ये है कि मॉडर्न मेडिकल साइंस काम तो काफ़ी कर रहा है, कोशिश कर रहे हैं, और कई बार हम खबरें बड़ी अच्छी सुनते हैं कि हाँ, इस चीज़ के मामले में डीएनए स्तर पर हम कुछ परिवर्तन करने जा रहे हैं, और इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन होम्योपैथी बहुत आसानी से ज़्यादा बेहतर काम करती है। एकमात्र यही एकमात्र यही पैथी ऐसी है जो आनुवंशिक रोगों को वहीं के वहीं रोक सकती है, और आने वाली पीढ़ियों में जाने से भी रोक सकती है। कई चीज़ें होती हैं, जैसे मैं एक छोटा-सा उदाहरण दूँ, अक्सर जो है होम्योपैथी की तरफ आते हैं तो हम ध्यान से उसके शरीर की, मरीज़ के शरीर की स्थिति देखते हैं। उसकी बायोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। तो कई बार देखने से ही समझ में आ जाता है कि ये मरीज़ किस दवा की तरफ जा रहा है। कई बार ऐसा होता है जिसको बार-बार थोड़ी-थोड़ी खाँसी आती रहती है, या सर्दी-जुकाम बार-बार होता रहता है, दुबला-पतला शरीर है, तो ऐसे देख के कई बार एकदम समझ में आ जाता है कि इनके परिवार में किसी को टीबी, प्लूरेसी इस टाइप की चीज़ थी। तो हम पूछते हैं कि भई पता कीजिए ज़रा, आपके दादा-दादी या नाना-नानी खून के रिश्ते में कहीं कुछ रहा हो, तो टीबी वगैरह तो नहीं थी, तो पता चलता है कि हाँ, टीबी थी, और पता चल जाए कि टीबी थी तो कुछ नहीं, उसके हिसाब से 1-2 दवाएँ हैं, देने के बाद उस आदमी का तो इलाज हो ही जाता है, भले ही उसमें टीबी के लक्षण नहीं है, किसी जाँच में टीबी नहीं मिलने वाली है। हमने सिर्फ़ उसके सर्दी-जुकाम या बार-बार उसकी स्थिति देखी थी, तो उसके आधार पर हमने जो दवा दी, तो उससे एक तो वह भी ठीक हो गया, साथ में यह भी तय हो गया कि उसके आगे की संतानों में जो है टीबी के कोई लक्षण इस तरह के नहीं जाने वाले। तो ये होम्योपैथी में आनुवंशिक बीमारियों पर ज़्यादा बेहतर तरीके से और आसानी से काम हो सकता है। बल्कि मैं बताऊँ, जिस वजह से मेरा इस तरफ सारा रुझान हुआ है, तो मेरे साथ तो हादसा बचपन में हो गया था, बहुत बड़ा हादसा हादसा उसके बाद तो दुनिया में कोई ज़िंदा नहीं बचता बचता, और 4-5 कुत्तों ने इकट्ठे काट लिया था, वो तो लंबी कहानी है, और साल भर बाद उसका असर आ गया। तो मैं बचा, वो भी चमत्कार ही है कहिए, वो किसी लीक से हटकर किसी डॉक्टर ने काम कर दिया, वो बच गया। और मेडिकल साइंस का जो रूटीन तरीका है, उसमें तो संभव नहीं था। लेकिन उसमें यह भी हो गया बचने के साथ कि मेरे आर्गन धीरे-धीरे खत्म होने लगे, और ये हो गया कि 30 वर्ष की उम्र तक शायद मैं रह पाऊँगा इस दुनिया में, इसके बाद नहीं रहना है। तो थोड़ा बड़ा हुआ, समझदारी आ गई थी, तो मुझे लगा ठीक है, दुनिया में आए हो तो हिम्मत क्यों हारना? तो मैंने जैसे-तैसे जो भी चीज़ें सामने पड़ती गईं, वो मैं सीखता गया, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी। तो उसी नाते शायद स्वामी रामदेव भी मुझको काफ़ी इज़्ज़त करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, होम्योपैथी अपने कॉम्बिनेशन बनाए, अपना इलाज किया, ये सब करते हुए यहाँ तक पहुँचा। तो मैंने ये देखा कि मेरी बच्ची थी, पहली बार जब प्रेग्नेंसी थी, श्रीमती जी थी, तो उस समय मैं बहुत कम हल्का-फुल्का जानता था। तो पहले वाले में तो मैं बहुत काम नहीं कर पाया, आखिरी समय में, लेकिन फिर भी मैंने, अस्पताल ने बता दिया था कि अंडरवेट है, कुछ है, सीज़र की स्थिति है। तो मैं बाहर गया था, लौट के आया तो श्रीमती जी ने बताया कि ऐसे-ऐसे है, तो उसमें इस तरह की इंजेक्शन, इस तरह के सारी कुछ वैक्सीनेशन वगैरह होंगे। तो मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं जाना है, वहाँ आप अगर हिम्मत करो तो मैं इसको देखता हूँ अपने तरीके से, नहीं तो फिर उनके रूट पर चलना पड़ेगा। तो नहीं गईं, हमने दाई बुलाई, और उसके पहले 1-2 दवाएँ दी, तो वो जो सीज़र बता रहे थे, वो तो सब नॉर्मल, और बच्ची भी काफ़ी अंडरवेट होने के बावजूद नॉर्मल डिलीवरी, और ठीक आज तक वो अस्पताल नहीं गई है। अब 18-19 साल की हो गई, आज तक वो अस्पताल नहीं गई है। लेकिन उसमें मेरे टॉक्सिक हैं, वो मुझे समझ में आते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाया था। अब जब दूसरा मामला आया, दूसरी बारी आई, तो मैं जानता था कि मेरे अंदर ढेर सारी मुश्किलें हैं।
ये पूरी तरह से गायब नहीं है। तो दूसरी बच्ची के मामले में फिर मुझे पता था और कुछ नहीं, मैंने कुछ दिन, हफ्ते में या 15 दिन पे एक-एक खुराक सिर्फ दी है। और वो बच्ची, दोनों बच्चियों की आप तस्वीरें देख लेंगे तो साफ समझ जाएँगे कि हाँ, एकदम से बिल्कुल वो तो डॉक्टर ऑफ होम्योपैथी कहिए कहते हैं। उसमें पैसे भर की कोई परेशानी नहीं। उसकी मतलब उसके एक्टिवनेस में और सारी चीज़ों में या और जो भी चीज़ें हैं, यूँ कहिए कि उसमें कोई चीज़ ट्रांसफ़र नहीं हुई, जो माँ-बाप के पास थी, तो आनुवंशिक रूप से। तो आनुवंशिक चीज़ों में होम्योपैथी बहुत ज़बरदस्त काम करती है। बस ये है कि पैथियों को थोड़ा-सा साथ मिला के देखना चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि जिस पैथी का जो होता है उसी की गाता है और एलोपैथी वाले तो ख़ैर बड़ा अजीब-सी स्थिति है। अब कुछ डॉक्टर कहने लगे हैं, कुछ डॉक्टर जब नहीं कर पाते तो कह देते हैं कि आप इसके लिए चले जाइए होम्योपैथी, कुछ लोग। लेकिन अभी भी ज़िद है लोगों में, बहुत सारे में। उनको लगता है कि इसमें जो है, तो ये है होम्योपैथी में संभावना बहुत है। और बहुत लोग देख रहे होंगे तो उनके मन में ये होगा कि जैसे आम दिनों में जैसे पेट दर्द, सिर दर्द या गैस बनता है, इस तरह की जो रोज़ाना जो हल्की-फुल्की जो बीमारियाँ आती है, उसको लेकर के सब होम्योपैथिक से मतलब कैसा कोई उपचार हो तो बताएँ थे हुँ। लोगों को? हाँ, नहीं है, वैसे तो होम्योपैथी का जो सिद्धांत है और जो तरीका है, उसमें तो जैसे मैंने परीक्षण वाला तरीका बताया ना, कि सारे लक्षण जुटा लिए जाते हैं, फिर वो लक्षण जिसमें आते हैं, तो इसी नाते इसमें जो है बीमारी के नाम पर दवा नहीं होती है, हो भी नहीं सकती है। क्योंकि ऐसे भी नेचर समझिए, ये वास्तव में प्राकृतिक जो प्रकृति का जो विज्ञान है ना, ये उस पर चलती है। जैसे मान लीजिए दमा है, जैसे मान लीजिए कैंसर है, जैसे मान लीजिए और भी कोई बीमारी है, जो भी हम कहते हैं, डेंगू है, कुछ भी है। तो ये हमारे दिए हुए नाम हैं, नेचर ने नहीं दिए। हम कहते हैं दमा-दमा, कैंसर-कैंसर, रटते-रटते हमको लगता है कैंसर कोई बीमारी होती है। वास्तव में कैंसर, दमा ये सब कोई बीमारी नहीं होती है। सब लक्षणों के समूह हैं, सब में ये लक्षण मिलते हैं तो हम कह देते हैं ये कैंसर है। होम्योपैथी जो है जब इलाज किया जाता है तो हम ध्यान देते हैं कि मरीज़ जो बार-बार नाम बता रहा बीमारी का, उस पर हमारा ध्यान ज़्यादा ना जाए। जो जो डॉक्टर का नाम जो डॉक्टर का दिमाग जो है नाम पर फ़ोकस करता है, वो फिर गड़बड़ करता है। वो इलाज मुश्किल कर पाना। कभी-कभी ही वो काम का आता है, इसी नाते बहुत बहुत कम मामलों में टेस्ट जितने होते हैं ना, जाँच वगैरह, ये भी बहुत कम मामलों में काम के होते हैं। ज़्यादा काम भले ही गंभीर बीमारी हो। अब लेकिन फिर भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें लक्षणों के समूह एक जैसे होते हैं। तो उसमें कुछ हद तक हम कुछ दवाएँ बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए, आम तौर पर आजकल हम बैठकर काम ज़्यादा करते हैं। मेहनत के काम कम करते हैं। दफ्तरों में और सब, पूरी हमारी सभ्यता ऐसी हो गई है। केवल मज़दूर, खेतिहर उस तरह के लोग थोड़ा मेहनत-वेहनत करते हैं। तो ऐसी स्थिति में 80-90% मामलों में जो सिम्पटम आते हैं, पेट-वेट खराब होने के, पाइल्स वगैरह के, कुछ और चीज़ों के, तो उसमें नक्स वोमिका दवा जो है, वो ज़बरदस्त काम करती है। आप इसको घर में, हर घर में यह रहनी चाहिए क्योंकि ज़्यादातर बीमारियों में ये कुछ न कुछ काम कर देती है। कुछ में तो 100% कर देगी, रामबाण जैसी होगी जिसमें उसके पूरे सिम्पटम होंगे। लेकिन कई और चीज़ों में जब आपको समझ में ना आए, पेट खराब हो गया, कुछ नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप 1-2 खुराक नक्स वोमिका दे के देख सकते हैं। और अक्सर अगर सवेरे के समय, दोपहर के पहले 2-3 बार कुछ लोगों को होता है लैट्रिन में जाके बैठना पड़ता है, एक ही बार में नहीं होता पेट साफ, तो समझिए कि नक्स वोमिका उसमें आपकी काफ़ी मदद कर सकती है। कुछ नहीं, रात में सोते समय 1-2 बूँद जीभ पे टपका लीजिए, वो अच्छा काम करेगी। 30 पोटेंसी हो चाहे तो दिन में 3 बार, 4 बार ले सकते हैं, 3-3, 4-4 घंटे के अंतर पे। और अगर 200 है, तो 2 दिन बाद 3 दिन पे 1 खुराक जो है रात में सोते समय ले लीजिए, उससे काम बन जाएगा। इसी तरह से अगर आप, जैसे मान लीजिए किसी दिन आपने कम सोया, कम सोने के बाद कम नींद की वजह से अगर सिर दर्द होने लगे, ऐसा अक्सर होता है। तो ऐसी स्थिति में आप नक्स वोमिका 2 बूँद जीभ पे टपकाइए या गोली हो 4 गोली ले लीजिए, जीभ पे रख के चूस लीजिए। आप समझिए 5-10 मिनट में आपको समझ में आएगा कि आधी समस्या गई। बिल्कुल रामबाण की तरह असर करेगी। तो ये तमाम सैकड़ों बीमारियों पर असर करती है, लेकिन सामान्य जो घर में होती रहती हैं उसकी बात कर रहा हूँ। ऐसे ही अगर चोट लग जाए, चोट में सामान्यतः जो है आर्निका सारे तरह के चोटों में काम कुछ न कुछ करती है, लेकिन सबसे अच्छा जो काम करती है वो वह चोट जो है वो जैसे जिसको हम गाँव में बोलते हैं धुस के चोट लगना। मतलब जिसमें खून बाहर ना निकले, खून नहीं निकले लेकिन चोट लग गई, अंदर कहीं कुछ पिचक खून गया, खून जम कुचल जाता है। गया, हाँ, खून जम जाता है। तो ऐसी स्थिति वाले चोट जितने भी हैं, आर्निका जैसे जादू की तरह असर करती है। आप उसकी खुराकें 200 व 30 दोनों ही आप 3-3 4-4 घंटे दे सकते हैं। सारी दवाओं के 200 आप नहीं दे सकते बार-बार। लेकिन आर्निका, नक्सोमिका इन दोनों के 200 भी आप दिन में 3-4 बार देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये बहुत
कम ड्यूरेशन वाली दवाएं हैं, इनका असर 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं चलता आमतौर पे। तो आप 30 या 200 ले आइए, आप उसको देना शुरू कर दीजिए, शुरू में चोट गहरी है, दर्द हो रहा है, तो आप 10-10 मिनट में दे दीजिए 2-3 बार, आप देखेंगे कि आपका दर्द इतनी जल्दी गायब हो गया। अगर 2 आदमी को चोट लगी हो सेम, एक आदमी को आर्निका दीजिए, पता चला 10-20 मिनट में शांत हो गया और दूसरा घंटों तक चिल्लाएगा। ये फ़र्क होता है। तो चोट लगने पर आप आर्निका दे सकते हैं। पुरानी भी चोट हो और कहीं लगे कि हाँ, यहाँ ब्लड जो है जमा हो गया, काला-वाला हो गया है, चमड़ी काली हो गई है और कई बार ऐसा ब्लड खतरनाक भी होता है, बहुत दिन बाद अगर वो कहीं से कुछ डिसॉल्व होता है, तो कई बार नसों में कई और तरीके से वो खतरा भी करता है। लेकिन आर्निका आप देना शुरू कर दीजिए, तो वो ब्लड जो है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बड़े प्रेम से दाग-वाग सब खत्म। तो ये भी है। और भी कई तरह की चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए ज़्यादा तेल वगैरह खाने से अगर पेट खराब हो गया है, तेल वाली चीज़ें, पूड़ी, कचौड़ी इस तरह की चीज़ें खाने से, तो उसमें फिर पल्सा-टिल्ला अच्छा काम करेगी। पल्सा-टिल्ला 30 घर में रखना चाहिए, ये ख़ास तौर से महिलाओं की दवा मानी जाती है, महिलाओं की ज़्यादातर बीमारियों में ये काम करती है। सैकड़ों बीमारियों में, लेकिन इस मामले में भी अगर तेल-वेल की चीज़ें खाने से कुछ हुआ है दिक्कत, तो पल्सा-टिल्ला काम करेगी। वैसे ही अगर पौष्टिक चीज़ों के खाने से हुआ है, जिसको ड्राई फ्रूट्स हो या जिसको हम गाँव की भाषा में तरमाल कहते हैं ना, कि बहुत पौष्टिक तरह की चीज़ आपने खाई, तो फिर उसमें नक्स भूमिका काम करेगी। नक्स भूमिका बढ़िया काम करेगी। तो नक्स और पल्स का ये दोनों 2 तरह से इस्तेमाल हो सकता है। अगर खून निकलने लगे, कहीं घाव लग गया, खून निकल रहा है, तो आप जो है कैलेंडुला मदर टिंचर रुई में भिगोइए, थोड़े से पानी में चाहे डाल लीजिए, चाहे सीधा कीजिए, तो रुई में भिगोइए, चोट पर जो है उसको लगा दीजिए। दिन में 2-3 बार कर लीजिए। तो वो तो उसी समय खैर ब्लड तो उसी समय रोक देगा, थोड़ी देर में आपका बहुत गहरा नहीं होगा और बहुत जल्दी ये घाव वगैरह जो है वो मतलब संक्रमण नहीं कर होने देगा कि जैसे संक्रमित हो गया या कुछ हो गया, इन्फेक्शन हो गया, वो सब नहीं होने देगा। बड़े आराम से ठीक कर देगा। तो इस तरह से दवाएँ हो सकती हैं, बाकी तो तमाम बीमारियाँ हैं, उस हिसाब से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, छोटी-छोटी चीज़ें घर में सर रखनी चाहिए। होम्योपैथी को लेकर तो सर आप अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर इतना सफल प्रयोग किए हैं। लेकिन सर अंतिम प्रश्न है, आज जिस समय में आज अंग्रेजी दवाएँ इतनी महँगी होती जा रही है और बड़े-बड़े हॉस्पिटल में मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग नहीं पहुँच सकता है, तो अगर होम्योपैथी की ओर बढ़ा जाए, तो इसका कैसे विस्तार होना चाहिए? मेरा मानना है एक तो होम्योपैथी के डॉक्टरों को जो है थोड़ा-सा इसके लिए काम करना चाहिए, उनको थोड़ा-सा सेवा का भाव लाना चाहिए और अपनी कमाई रखें ठीक है, वो देख-देख के एलोपैथी वालों को पैसा कमाने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि भई आजीविका तो चलानी है। लेकिन होम्योपैथी चूँकि यह समाज कल्याण का बहुत सस्ता माध्यम हो सकता है, इस नाते थोड़ा-सा सेवा का भाव लाएँ और ओरिजिनल होम्योपैथी जो वास्तव में हनीमैन ने जिस तरह से निर्देश दिए हैं, उस पर थोड़ा-सा काम करें। और सरकार पर थोड़ा-सा एक प्रभाव जमाने की ज़रूरत है और सरकारों को समझ में आ जाए तो होम्योपैथी और एलोपैथी का ये फ़र्क है कि एलोपैथी में आप अरबों रुपए खर्च करते हैं किसी रिसर्च के लिए, तब जाकर कोई चीज़ बनती है, वह भी बिना साइड इफ़ेक्ट के नहीं हो पाती है। लेकिन होम्योपैथी में आप 4-6 करोड़ भी खर्च कर देंगे, 10-20 करोड़ लगा के कोई एक बढ़िया-सा आप मतलब सेंटर बना देंगे, जहाँ परीक्षण किए जा सकते हों, दवाएँ बनाई जा सकती हों, तो मुझे लगता है कि 4-6 साल में बहुत कठिन बीमारियों की बहुत आसान दवाएँ निकल सकती हैं। तो जहाँ ज़रूरत है एलोपैथी की इमरजेंसी वगैरह में उसको रखें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ नहीं ज़रूरत है और पूरी तरह से आदमी क्योर हो सकता है, वहाँ होम्योपैथी की मदद ली जाए। जैसे मैं एक छोटा-सा आपको उदाहरण लूँ, कि ये जो पूरा कांड हुआ है महामारी का, तो महामारी के पूरे दौर में जब ये चीज़ मेरे सामने आई कि मुझसे लोगों ने पूछा कि आप क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए? लोग इतने ज़्यादा डरे हुए। शुरू में तो कुछ लोगों ने अस्पताल की छत से कूद कर आत्महत्या कर ली जब उनको पता चला कि हम पॉज़िटिव हैं, ये वाली स्थिति थी। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई क्योंकि इसके सिम्पटम इतने आसान थे कि कोई समस्या थी ही नहीं। अब हमारी सरकार भी बेचारी क्या करे? जिस तरह के डॉक्टर अगल-बगल सलाह देने वाले हैं, वहाँ तो ये है कि साहब वायरस है तो बड़ी भारी समस्या है। हमारी ज़िंदगी में कभी वायरस समस्या होती ही नहीं, वो है ही नहीं। ये तो नेचर की व्यवस्था है, हज़ारों लाखों वायरस हैं। अगर बात ये है कि आपका शरीर किस रूप में चल रहा है। अगर वो है तो वायरस आपके लिए फ़ायदे ही हैं, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन फिर भी मान लीजिए कोई सिम्पटम आ रहे हैं और दिक्कत आ रही है, तो अगर और पैथियों में रास्ता है, तो उसको अपनाने में क्या दिक्कत है? शुरू में नियम कानून तक बना दीजिए, खबरदार कोई आयुष में नहीं जाएगा, कोई होम्योपैथी के पास नहीं जाएगा, नेचुरोपैथी के पास नहीं जाएगा। सबको ज़बरदस्ती अस्पताल ले जाना है, जहाँ साफ था कि कोई दवा है ही नहीं। आज भी उनके पास दवा नहीं है, वो तो कहते ही रहे कि हमारे पास कोई दवा नहीं है। तो दवा नहीं है तो फिर आप किस बात का इलाज कर रहे हैं? 10-10, 20-20 लाख के बिल बन गए। तो लोग डरे हुए लोग
ज़्यादातर वे ही मौत के शिकार हुए हैं जो अस्पतालों में जाकर जिनकी कठिन दवाएँ हुई, आसान बीमारी के लिए कठिन दवाएँ, ये खतरा हुआ। और वहीं पर जब मैंने इस पर काम शुरू किया, तो ख़ैर मुझे अच्छा लगा कि मेरे कुछ पर्चे इतने वायरल हुए कि उससे डेढ़ 2-3 लाख लोगों ने फ़ायदा उठाया, बल्कि बड़े-बड़े लोगों ने मेरे पास फ़ोन किए। कई चैनलों में जो शुरू में इन्फेक्शन हुए थे, संक्रमण जो खबर आई थी, तो चैनलों को पता था कि हम अस्पताल गए तो कोई भरोसा नहीं है। तो उनके फ़ोन मेरे पास आए कि साहब दवा तो आप वाली करनी है। भले वो डराने में लगे थे, ये वाली स्थिति थी। कई लेखकों के बल्कि आलोक पुराणिक जी का तो नाम मुझे आज भी याद है। उनका फ़ोन आया एक दिन कि सन जी आपके पर्चे से मैंने अपने 9 पड़ोसियों को कोरोना से ठीक कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें थी। मैंने खुद अपने हाथों से करीब 1,500 लोगों का इलाज किया। कोई मौत का शिकार नहीं हुआ, कोई परेशानी थी ही नहीं। ये सर्दी-जुकाम जैसी चीज़ आप काहे को इतना डराने में लगे हैं? अब ये दोबारा डराने का खेल चल रहा है। तो ये आसान चीज़ें थी। हाँ, एलोपैथी के लिए वास्तव में मुश्किल है। ये वास्तव में कठिन बीमारी है एलोपैथी के लिए, क्योंकि वहाँ जब तक आप दवा तलाश नहीं लेंगे तब तक तो आपके हाथ-पाँव बँधे हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। और दूसरा डरने का क्या है, आप ठीक है अमेरिका वाले डरें, इंग्लैंड वाले डरें और सब डरें, उनको समझ में आता है क्योंकि सर्दी-जुकाम ज़रा भी होगी तो वो तो दौड़ के जाएँगे एलोपैथी की टेबलेट खाएँगे, उसके अलावा चारा नहीं है उनके पास। आपके यहाँ तो वैसे भी नेचुरोपैथी, आयुर्वेद तमाम चीज़ें पड़ी हुई हैं, होम्योपैथी इतनी आसान सी, तो ये सब चीज़ें मुश्किल थी ही नहीं, हमने मुश्किल कर दिया। तो थोड़ा-सा काम हो और वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियाँ जो जो लोग हैं इसके काम करने वाले, उनको थोड़ा-सा एकजुट होना चाहिए और इसको थोड़ा उभारना चाहिए। नहीं तो अच्छी एलोपैथी के साथ बुरी एलोपैथी भी चल रही है। उसका सीधा कारण ये है कि जो बच्चा करोड़ों रुपए फीस देगा एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए, मुझे पहले विश्वास नहीं था कि इतनी ज़्यादा फीस होती है। लेकिन एक बार एक मेडिकल कॉलेज ने मुझे बुलाया, तो वहाँ मेरा कुछ लेक्चर था, तो मेरी दिलचस्पी हुई ज़रा टहलूँ, वहाँ आयुर्वेद का भी था, एलोपैथी का तो बड़ा है ही वो। तो सारा उन्होंने घुमाया-टहलाया, फिर मैंने पूछा फीस वगैरह का कैसे क्या? तब मुझे बताया कि 1 करोड़ के आस-पास सामान्य फीस बैठती है। तो इतनी जब जब फीस होगी तो बच्चा जो डॉक्टर बनेगा वो क्या करेगा? कमाने के लिए ही तो करेगा ना। बिल्कुल। तो उसके लिए मरीज़ जो है वो मरीज़ नहीं है, एक तरह से कस्टमर है, ग्राहक। तो इस भावना के साथ चीज़ें चलेंगी तो वो पटाएगा लोगों को कि किसी तरह मेरे पास ज़्यादा मरीज़ आएँ, लोग बीमार पड़ें ज़्यादा। तो इसी नाते शुरू में तो महामारी में भी लोगों ने किडनी निकाल ली, लीवर निकाल लिया, जाने क्या-क्या चीज़ें हुई। हाँ, अच्छे लोग भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें भी तमाम डॉक्टर मेरे परिचित हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। तो ऐसे में हमको सारी पैथियों को समान भाव से देखना चाहिए। जहाँ हमारे पास जिस पद्धति में क्योर करने की ताकत हो, जिस बीमारी को, उस पद्धति को वहाँ अपनाना चाहिए, जहाँ जिसकी ज़रूरत हो। आयुर्वेद से कुछ काम हो जाए तो आयुर्वेद अपनाइए, नेचुरोपैथी में हो जाए नेचुरोपैथी को भी शामिल कीजिए, एलोपैथी से काम हो एलोपैथी लीजिए, होम्योपैथी से हो होम्योपैथी लीजिए। तो कई सारी चीज़ों में फिर हम समाज को स्वस्थ बनाने की दिशा में बढ़ सकते हैं क्योंकि मॉडर्न मेडिकल साइंस ये सेहत के बजाय सेहत कम दे रही है, नई-नई बीमारियाँ ज़्यादा दे रही है। जितने अस्पताल उतनी ही बीमारियाँ नई-नई रोज़ पैदा हो रही हैं। तो ये समझने की थोड़ा बात है तो बिल्कुल, काम जैसा कर कि रहे हैं। आप होम्योपैथी को लेकर सुन रहे थे, समझ रहे थे, होम्योपैथी किस तरह हमारे जीवन में कारगर है, इसको लेकर कैसे काम होनी चाहिए, कैसे विस्तार होना चाहिए, आप पूरी बातों को सुने। आपके मन में भी कोई इसको लेकर के विचार है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएँ। अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, तो फॉलो करें और यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आप जुड़े इसके लिए। शुक्रिया। थैंक यू, नमस्कार।